अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके 2 रुकनी बेंच ने आमदन से ज्यादा सासों के नैब केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिए। शहबाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जो शहबाज शरीफ हैं वो इससे पहले कोरोना का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो कई समाअत पर अपनी दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान पेश नहीं होते रहे और उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आती रही, जिसे अदालत मंजूर करती रही। पिछली बार भी उनके वकला ने अदालत से ये कहा था कि जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे शहबाज शरीफ को, उनके डॉक्टर, तो वो पेश हो जाएंगे। उनके वकला की जानिब से इस दरख्वास्त को भी मंजूर कर दिया गया था। आज शहबाज शरीफ खुद अदालत में पेश हुए अपनी दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए, लेकिन जो उनके वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त जो जमानत थी, अबूरी जमानत, उसमें तौसीह कर दी है। जी ठीक है, शाहिद हुसैन अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस सड़कों पर तो मौजूद है, लेकिन फिर भी स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू ना पाया जा सका। सिर्फ 6 माह में 750 से ज्यादा गाड़ियां और 16,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गई। 9,000 से ज्यादा शहरी मोबाइल फोन से भी महरूम हुए। इस हवाले से देखिए अहमद रहमान खान की ये रिपोर्ट। कराची ऑपरेशन के बाद शहर में टारगेट किलिंग, भत्ता और अगवा की वारदातें तो कम हुई, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में नुमाया कमी न आ सकी। रवां साल के 6 माह में 763 अफराद अपनी गाड़ियों से महरूम हुए, जबकि बरामदगी का तनासुब सिर्फ 22% रहा, यानी सिर्फ 159 शहरियों को उनकी गाड़ियां वापस मिल सकीं। 16,129 मोटरसाइकिलें भी चोरी या छीन ली गईं। मोटरसाइकिल बरामदगी का तनासुब सिर्फ 9% रहा, यानी कि 1,088 अफराद को उनकी मोटरसाइकिलें वापस मिल सकीं। इसी तरह 9,224 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए और वापस सिर्फ 852 अफराद को मिल पाए। गुज़िश्ता साल 1,705 गाड़ियाँ, 29,618 मोटरसाइकिलें और 19,468 मोबाइल फोन चोरी या छीन लिए गए। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में इंसानी जान से ज्यादा मोबाइल फोन कीमती हो गया। सिर्फ 6 माह में डकैती मज़ाहमत पर 26 अफराद जान से गए। गोलियां लगने से 200 से ज्यादा शहरी भी जख्मी हुए, जबकि साल 2019 में वारदातों के दौरान 44 अफराद लुक़्मा अजल बने और तकरीबन 390 जख्मी हुए थे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जान की कीमत एक मोबाइल फोन की कीमत से ज्यादा नहीं है। रवां साल भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से 26 अफराद जाँ बहक, जबकि 225 जख्मी हो गए। जनवरी में डकैतों ने मज़ाहमत पर 3 अफराद की जान ली और 54 अफराद को फायरिंग करके जख्मी किया। फरवरी में 4 अफराद जान से गए और 39 अफराद वारदात के दौरान जख्मी कर दिए गए। मार्च में भी डकैतों ने 4 अफराद से जीने का हक छीना और 24 अफराद को मज़ाहमत करने पर जख्मी कर दिया। अप्रैल में भी 3 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। मई में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया और 30 अफराद जख्मी हुए। जून में 7 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हुए। जुलाई में अब तक 2 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर वारदातों के दौरान 44 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 389 जख्मी हुए थे। आपकी जिंदगी आपके प्यारों के लिए बहुत अहम है, इसीलिए चंद हजार की चीजों के खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के बजाय एहतियात से काम लें। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची से शाहनवाज अली काजी मिलवा रहे हैं एक ऐसे शहरी से जिसे मौत 2 बार छूकर गुजर गई। ऐसे खुशनसीब शहरी की कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। यहाँ गोली लगी थी यहाँ पे, और जो यहाँ से आग पार हो गई थी, आग पार होती निकल गई दुकान में। एक बार गोली आर पार क्या हुई, हुसैन का जैसे मौत से खौफ ही खत्म हो गया। कराची का ये शहरी इतना निडर हो चुका है कि दूसरी बार वारदात के लिए आने वाले डाकुओं से भी लड़ बैठा। हुसैन ने बताया कि एक मर्तबा लुटेरों ने उससे कलमा तक पढ़वा लिया था। बाहर शोर उठने पर मौत टल गई। खाना खाए थे और खाना खाते में एक डाकू आ गया था। उसने आगे गन जो थी मेरे ऊपर रख दी थी।
गन। तो कह रहा सेठ को कलमा पढ़ ले, मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहने लगा कि जितना भी माल निकाल दो। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुमने इसका उंगली भी उठाई तो मैं तो ये जिंदा जला दूंगा। और ऐसा थप्पड़ मतलब शादी हाल की छत से जाके निकल जाएगा। तो उसमें वो डाकू काफी घबरा के वो भाग गया। शादी हॉल का मालिक और LPG सिलेंडर का काम करने वाला ये शहरी कई बार डाकुओं का सामना कर चुका है। एक मर्तबा गोली इसके पेट को छूकर गुजरी। जो उसने गोली चलाई थी वो यहाँ मुझे लगी थी, अब इस जगह पे, मतलब वो पार नहीं हुई थी। दिन हो या रात, कराची के इलाके गुलबर्ग में डाकू हर वक्त दंदनाते रहते हैं। लेकिन हुसैन को शिकायत है कि यहाँ की पुलिस थाना हदूद की जंग से बाहर ही नहीं निकलती। आप कॉल करेंगे 15 वाले, वो इलाका पूछेंगे, जगह पूछेंगे, आप बताते रहेंगे भाई ये गुज्जर नाला है, वो फौरन आपको जवाब देंगे यार ये तो हमारा इलाका नहीं, तैमूरिया का है। जान और माल की हिफाजत फर्ज तो है, लेकिन पुलिस की खराब कारकर्दगी और माशी हालात की वजह से बेशतर शहरी अब माल के लिए जान दांव पर लगाने से भी नहीं डरते। मोहम्मद हुसैन वाहिद शहरी नहीं जो स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर हुए हों। शहर में मुताद्दिद शहरी रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर होकर जख्मी हो जाते हैं। पुलिस को अब स्ट्रीट क्राइम के हवाले से संजीदगी से सोचना होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कायद के शहर को लुटेरों ने घेर लिया। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां स्ट्रीट क्राइम की वारदात ना हुई हो। ऐसे में शहरियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वारदात होने की कोशिश की गई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। मोटरसाइकिल मुझसे छीन रहे थे, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल उस टाइम बंद हो गई, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल बच गई। बस 10 साल की तरफ मोबाइल छीनने की कोशिश की गई थी मुझसे, सही है, लेकिन मेरा जेब में कैश था तो वो कैश ले लिया था मुझसे, मोबाइल नहीं लिया था मुझसे। मेरे भाई के साथ हुई है, छीना झपटी होती रहती है, मोबाइल क्राइम का ये होता रहता है अक्सर मसला। पुलिस बेबस है और इसमें इसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अगर मैं भी होता तो उसमें क्या कर सकता था। एक बंदा आता है, सर पे तो नहीं लिखा हुआ है उसके कि वो क्या चोर है क्या है, तो आता है लेके चले जाता है। डाकुओं की राजधानी में कई इलाके हॉटस्पॉट बन गए हैं जहां स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिरते हैं। इन इलाकों पर कराची से रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। कराची में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही स्ट्रीट क्राइम हद से ज्यादा बढ़ गया। स्ट्रीट क्रिमिनल जब जहां जैसे चाहते वारदात करके फरार हो जाते। शहर के कौन से इलाके इन लुटेरों के लिए जन्नत बने हुए हैं, आइए जानते हैं। डिफेंस और कोरंगी को मिलाने वाला जाम सादिक पुल स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी है ना पुलिस का गश्त। मुलजमान बड़े आराम से शहरियों को लूटते हैं और भाग जाते हैं। मोबाइल फ़ोन छीना है, पिछले दिनों भी मुझसे मोबाइल फ़ोन छीना है। यहाँ से घर से बाहर निकलो कुछ पता ही नहीं चलता, सुनसान गलियाँ हैं यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं चलता, ना कोई पुलिस का इंतजाम ना कुछ। हमारे इलाके के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा ये वारदातें शुरू हुई हुई है। कोरंगी वाला रोड जाता है, यहाँ ना कोई पुलिस है ना कुछ है। यहाँ पे हर आए दिन लूट मार, डकैती, चोरी। कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका लुटेरों से महफूज नहीं। नीपा, चौरंगी, FB एरिया, गुलशन इकबाल समेत बेशतर ऐसे मकामात हैं जहां मुल्जमान बाआसानी वारदातें करते हैं। जिला वस्ती भी क्रिमिनल्स के लिए हॉट स्पॉट है। मुल्जमान आते हैं, लोगों से जो है ना मोबाइल और पैसे वगैरह छीन कर चले जाते, कोई पूछने वाला ही नहीं है। स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह है और यहाँ पे भी होता है, इस चीज़ को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि किसी भी मुल्जिम को अगर पकड़े तो उनके ऊपर इतने वीक चार्जेस ना लगाएं कि वो कोर्ट में 1 या 2 हियरिंग्स के बाद रिलीज हो जाते। पुलिस ये तो जानती है कि शहर में 1900 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदना रहे हैं, लेकिन नाकिस तफ्तीश की वजह से सैकड़ों मुल्जिमान गिरफ्तार होने के बावजूद अदालतों से रिहा होकर दोबारा लूटमार कर रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बढ़ती वारदातों की वजह से रोशनियों के शहर की रोशनियां कम होती जा रही हैं, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इन मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में अब भी गैर कानूनी असला बड़ी तादाद में छुपा हुआ है। असले की स्मगलिंग भी हो रही है। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर असला कराची और अंदरूनी सिंध लाया जाता है। एडिशनल IG CTD के समा को इंटरव्यू में इंकशाफात बताया असले की स्मगलिंग में बड़े ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप मुलव्वस हैं। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह स्ट्रीट क्राइम को खत्म किया जा सकता है? शहर में मुनासिब तादाद में तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वहां पर कैमरे लगाकर ही हासिल किया जा सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स लेनी होंगी। वॉर फुटिंग पे मोटरसाइकिलों की भी और गाड़ियों की भी प्रॉपर नंबर प्लेट्स इशू करनी पड़ेंगी।
तो इनके पास असला कहाँ से आ रहा है? कभी कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ हो, उसकी इंटेरोगेशन आपके सामने आई हो, मतलब ये माजरा है क्या? इन तक असला कैसे पहुंचता है? असले की स्मगलिंग के बड़े पुराने रूट्स हैं, इसमें बड़े ऑर्गेनाइज गैंग्स इन्वॉल्व हैं और ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से होता हुआ असला अंदरून सिंध भी पहुंच जाता है, कराची भी पहुंच जाता है। कराची का भी एक बड़ा पोरस आप कह सकते हैं बॉर्डर है इंटर प्रोविंशियल, बहुत से कच्चे रास्ते हैं और एक्चुअली जब डिमांड होती है तो चीज़ें पहुंच ही जाती हैं। और कराची तो एक ऐसा शहर है जो शायद दुनिया के उन चंद शहरों में हो जहां सबसे ज़्यादा इलिसिट वेपन ओवर द लास्ट 2-3 डेकेड्स आए हैं और बड़ी बड़ी तादाद में रिकवर भी हुए हैं और अभी छुपे हुए भी हैं। और जिस किस्म का ये असला नॉर्मल किस्म का स्ट्रीट क्रिमिनल को चाहिए होता है वो तो हमारे मुल्क के अंदर भी बनता है। असला कराची में ऑलरेडी बहुत मौजूद है और मजीद पहुंचाए जाने के चैनल्स भी मौजूद हैं। मोटरसाइकिल यहाँ छिनती है, वो जी बलूचिस्तान जा रही है, गाड़ी यहाँ छिनती है, वो बलूचिस्तान जा रही है या इंटीरियर सिंध कहीं किसी शहर जा रही है कच्चे के इलाके में। तो उन रूट्स को पुलिस क्यों नहीं कवर कर पा रही पता होने के बावजूद भी? 2 दर्जन के करीब ऐसे रास्ते हैं जहाँ से लोग ट्रेवल करते हैं। तो उन 2 दर्जन जगहों पर अगर हम एक कमरे की पोस्ट जिसमें साथ एक बाथरूम हो और कोई सोलर प्लेट्स वगैरह लगा के उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त कर दें और बूम बैरियर लगा दें और वहाँ पर 8-10 लोगों की नफरी मौजूद हो और उनके पास अगर गाड़ी नहीं तो कोई मोटरसाइकिल वगैरह मौजूद हो तो ये बड़ी हद तक कवर किया जा सकता है। शहरियों को डकैत मुल्जिमान जो है वो फायरिंग करके अब जख्मी भी कर देते हैं, उससे भी गुरेज नहीं करते। तो क्या ये बेखौफ होते जा रहे हैं? पुलिस का खौफ नहीं रहा उनको? क्रिमिनल जो है ट्रिगर हैप्पी हैं इसलिए कि उनमें ज्यादातर एडिक्ट्स हैं। वो लोग किसी न किसी ड्रग के आदी हैं और उनके पास कोई छोटा मोटा पिस्टल आ जाता है और उनको जरा सा ये लगता है कि आगे से रेजिस्टेंस हो सकती है। बिकॉज बहुत से ये लोग फिजिकली बिल्कुल इमेशिएटेड होते हैं, वीक होते हैं, तो इनका रिलायंस अपने वेपन के ऊपर ज्यादा होता है। ये फिजिकली आपके साथ शायद रेसलिंग नहीं कर सकते। ईद कुर्बा करीब आते ही जानवरों की चोरी की वारदात भी बढ़ गई। पीसीएचएस में कम उम्र लड़कों ने बकरा चोरी कर लिया। इस पर मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बिन मुर्तजा, अब लोगों के बकरे भी चोरी हो रहे हैं, क्या मामला है, ये क्या वाकया है? मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है या नहीं? जी सबा, बिल्कुल लॉकडाउन एक तरफ है लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आती जा रही है, लोग मवेशी खरीद रहे हैं तो उसमें वारदातों का भी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों पीसीएचएस का ये इलाका है जहां पर एक घर के बाहर से जो है बकरा चोरी की सीसीटीवी समझ हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 कम उम्र लड़के हैं जो कि घर के बाहर बंदा बकरे को बताया जा रहा है कि जाली काट के इन्होंने निकाला और बआसानी उसको लेकर फरार हो गए। फुटेज में इन मुल्जिमान को वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस ने जी बिल्कुल, फुटेज में इन मुल्जिमान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सऊद बिन मुर्तजा अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है और ट्वीट में लिखा है कि मैं एतराफ़ करता हूं, मैं कराची का एक बेबस एमएनए हूं, अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करवाने से कासिर हूं। मुझसे कराची और बिलखुसूस अपने हल्के के लोगों का तड़पना, सिसकना और मोने सलवी के झूठ सहना नहीं देखा जाता। वज़ीर आज़म से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश कर दूंगा। समा से गुफ्तगू में आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि बहुत देख लिया, 2 साल हो गए, 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं होती। उन्होंने इंकशाफ किया कि जब से असद उमर और गवर्नर सिंध ने कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने की बात की है, लोड शेडिंग में तो मजीद ही इजाफा हो गया है। वाजे किया कि इलेक्ट्रिक को दोबारा कौमी आए जाने तक मसला हल नहीं होगा। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मसले का भी यही हल बताया। 2 साल इज्तिमा में हुज्जत होती है, चीज देखी जाती है। मेरा हल्का बहुत बड़ा हल्का है कराची का, NA 245, और ये वो हल्का है जहाँ पर बड़ी कसीर तादाद में कराची में मुहाजिर जो बड़ी कसीर तादाद में इधर है और ये कुछ 4,64,000 वोटर्स हैं इधर। तो अब यहाँ पर लाइन एरिया भी है तमाम में, तो इधर यहाँ बिजली नहीं मिल रही, लोग बहुत परेशान हैं, 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं देते। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जनाब असद उमर साहब और जनाब इमरान इस्माइल साहब ने ये फरमाया था कि हम टेक ओवर कर लेंगे अगर आज के बाद से लोड शेडिंग हुई। तो उसके बाद से तो और हो रही है लोड शेडिंग। और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट ये कि आप जब उनसे कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं करें तो वो करते हैं। तो जब वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो पार्टी एक तरफा तौर पर मुआहदे को मंसूख कर सकती है और इसको कौमियाए गए इदारों की तरह इसको दोबारा नेशनलाइज किया जा सकता है और इसको दोबारा कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में तब्दील किया जा सकता है। तो जब तक आप इसको KSC दोबारा नहीं बनाएंगे और इसको प्राइवेटाइजेशन से खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये लोड शेडिंग होती रहेगी। इसी तरह वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसमें तो खैर
जब तक आप सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि वो सूबाई इख्तियारात उनको दे दिए गए, तब ये मिलजुल कर ही काम होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, वजीर आजम की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में फैसला होगा। बड़ी बैठक में सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक, नेपरा और वजारत तवानाई के हुक्काम शिरकत करेंगे। वजीर आजम को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे से मुतालिक ECC के फैसले की तौसीक नहीं की थी। ECC ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹9.89 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दी थी। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेंशन में नजर आए। कभी हाथ सहलाए, कभी सवालों पर घबराए। ओवर बिलिंग के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जो उन्हीं की बात के खिलाफ था। वो क्या है, तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले की नहीं है, इसलिए मुझे आदत नहीं है। सामने लगे थे कैमरे और कैमरों के पीछे आवाम की आवाज। आपने शहर में ओवर बिलिंग से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सिंध के हुक्मरान जमात कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए जनाब की घबराहट ऐसी थी कि मुसलसल कई मिनट तक हाथ मलते रहे, पेन घुमाते रहे। एक तरफ जो है वो लोग क्वारंटाइन हुए अपने घरों के अंदर, ऊपर से जो है वो गर्मी भी ज्यादा है, फिर उनके घरों में बिजली भी नहीं है, तो लोग क्या करें। टेंशन का आलम तो देखिए। ओवर बिलिंग के सवाल पर कहा 24 घंटे बिजली मिलने की वजह से बिल ज्यादा आ रहे हैं। जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे की बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज्यादा आ गया। मगर कुछ देर पहले ही जनाब फरमा रहे थे कि 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब कौन सी बात को माना जाए। माजरत ख्वाही हो सकता हूँ कि हाँ इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स हॉट। जब लोड शेडिंग का इकरार कर रहे हैं तो बिल ज्यादा आने का जवाब मुसलसल बिजली की फराहमी कैसे हो सकती है जनाब। दूध की कीमत में ₹135 किलो तक का मुमकिन इजाफा। रिटेलर्स इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कमिश्नर और कराची फार्मर्स मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया कि कमिश्नर दुकानों को सील करते हैं, उन्हें चाहिए कि बाड़ों पर छापे मारें। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। दूध की कीमत में ₹135 किलो तक का मुमकिन इजाफा। रिटेलर्स इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। कमिश्नर और कराची फार्मर्स मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी और मौकफ अपनाया इस दरखास्त में कि कमिश्नर दुकानों को सील करते हैं, उन्हें चाहिए कि बाड़ों पर छापे मारें। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने मिल्क रिटेलर्स की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है, जबकि कमिश्नर ने ₹94 फी लीटर दूध का नोटिफिकेशन जारी किया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तहान। 72 घंटों में मुल्क भर में फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आज से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। इस वक्त सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अपने टैंकर से सप्लाई की जा रही है, जो कि नाकाफी हो गई है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, इस हवाले से अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये। जिस वक्त हम मौजूद है श्री जिना कॉलोनी पे, यहाँ से पूरे मुल्क भर में और कराची को भी सप्लाई जाती है। और यहाँ पे जो अपडेट मिली है कि जो ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर ने जो इनकम टैक्स में जो रेट है 2% से बढ़ा के 3% किया है, उसके मुतालबे पे, और साथ में खिदमत पर सेल टैक्स है उसके ऊपर कोरोना जो वबा है उसकी वजह से मुश्किलात है, ये टैक्स कम करने का मुतालबा किया। और साथ में कहा है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं वो पुराने ऑयल टैंकर्स हटाए जा रहे हैं, जो इसकी फिलिंग नहीं की जा रही, उसके मुतालबे पे इन्होंने जो स्ट्राइक कॉल की है गैर मुइना मुद्दत की। और यहाँ पे जो PSO समेत दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका ये कहना है कि रात गए तक जो सप्लाई जो जारी रही, और अभी भी जो है कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के फ्यूल टैंकर भी यहाँ से गए हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये 72 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो सप्लाई होती है 2 से 3 या 4 रोज की सप्लाई पंपों पे मौजूद होती है। ये सिलसिला हड़ताल का अगर जारी रहता है तो उसका इम्पैक्ट 72 घंटे बाद आएगा और शहरियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है अशरफ खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और कबल वक्त कीमतें बढ़ाने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने काबीना इजलास की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया कि उगरा की समरी के बगैर कबल वक्त तेल महंगा किया गया। हुकूमत मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाकर 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट बना लेगी। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन, अपडेट कीजिए इस रिपोर्ट के हवाले से, कब तक बनाई जाएगी ये? जी, जो कमीशन बनाने की तजवीज़ आई थी वो पहले चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था और कहा गया था कि अगर हुकूमत कोई कमीशन बनाती है तो अदालत की पाबंद होगी।
अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा अदालत में कि हुकूमत जो है वो इस पर कमीशन बनाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो ऐसी सूरत में जितने भी महकमे हैं इस दरख्वास्त के अंदर जिनको भी पार्टी बनाया गया है वो अपने एफिडेविट के साथ जवाब जमा कराएंगे, जिसके बाद अदालत को एग्जामिन करके अपना फैसला देगी। ताहम अगर अदालत के सामने कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है हुकूमत की जानिब से तो फिर अदालत उस कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी और उस जायजा लेने के बाद ही उस पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने अब जो इस केस की समाअत है वो 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, समाअत मुलतवी कर दी है। अपडेट करें शाहिद हुसैन, आपका शुक्रिया। कराची में पानी का बहरान खत्म ना किया जा सका। गुलिस्तान जौहर के मकीन कहते हैं MNA अली जहदी और MPA बिलाल गफ्फार ने पानी की फरहमी के बड़े बड़े वादे किए मगर कुछ ना हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, यहाँ के मकीनों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर मकीन जो हैं सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत का शिकार नज़र आते हैं। हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अमूमन हर घर के लिए जो बड़े मकानात हैं 250 गज के या 400 गज के, उन्हें हर 5वें 6ठे दिन एक बड़े टैंकर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मीठा पानी अब यहाँ आ नहीं रहा और जो बोरिंग का पानी है वो नमकीन है, जिससे खाना पकाने या दीगर इस्तेमाल में मुश्किलात पेश आती हैं। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली का ये हल्का अली जैदी साहब का है और सूबाई असम्बली का जो हल्का है वो बिलाल गफ्फार का है। तो इलाके के लोगों ने अपने PTI के दोनों जो मुंतखब अरकान हैं उनसे भी मुतालबा किया है कि उन्होंने वादा किया था कि उनके मसाइल हल करेंगे, तो वो इस मसले की जानिब भी तवज्जो मरकूज करें। लोगों का ये कहना है कि एक टैंकर उन्हें 4 से 5 हज़ार का पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है पूरे महीने की ज़रूरत के लिहाज से, क्योंकि बाज़ जगहों पर 2 से ज़ायद फैमिली भी रिहाइश पजीर हैं, तो उस लिहाज से उनका जो पानी का खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो औसतन एक घर के लिए कम से कम 5 से 6 टैंकर महीने में डलवाए जाते हैं। इस वक्त गुलिस्तान जौहर का जो हाइड्रेंट है वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की रौनक भी लगी हुई देखी हमने, और सैकड़ों की तादाद में वाटर बोर्ड के जो टैंकर हैं वहाँ पे नजर आए और जो मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में, बंगलों में और रहायशी प्लाजों को पानी फराहम कर रहे हैं। जी ठीक है, खुर्शीद आलम अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशीर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बंद पड़े हुए इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इन RO प्लांट्स का टेस्ट नहीं कराया गया है, बगैर टेस्ट कराए इन RO प्लांट्स को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि जरदारी साहब का हुक्म था, कायम अली शाह साहब को आंखें बंद करनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर को आंखें बंद करनी थी, चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बोलना नहीं था और ये धड़ाधड़ पैसा निकलना था। उसके साथ साथ इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ PDs, ये सारी वो वजूहत हैं जो 2 दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, मालूमात की है और बहुत सारे दोस्तों से मालूमात की है, और उन्होंने ये बताया कि ये वजूहत है जिनकी बेसिस पे 33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली खुली करप्शन है, ये लूटमार है। बिलावल जरदारी साहब अपने डैडी से पूछें कि पाक ओएसिस में उनका क्या इंटरेस्ट है। बिलावल साहब ज़रा अपने डैडी से मालूमात करें कि 33 अरब रुपए उन्होंने आपके सूबे सिंध की आवाम को क्यों टीका लगाया। बिलावल जरदारी अपने डैडी से ज़रा पता तो करें कि उन्होंने जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला था वो आज वो बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। आपको बताएं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशीर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि RO प्लांट्स का टेस्ट नहीं कराया गया, जबकि साथ साथ इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स ऑफ PDs भी की गई हैं। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुना दी। डायरेक्टर मेटसेंस सरदार सरफराज कहते हैं जुमे को कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी भी आएगी, बादल भी जमकर बरसेंगे। कराची वालों हो जाओ तैयार, बादल आ रहे हैं बरसने फिर एक बार। महकमा मौसमियात ने खबर सुना दी। उम्मीद है कि आज रात के या अर्ली सुबह कल कराची में भी इसका असर आएगा और कल फिर इम्कान है कि कराची में अच्छी बारिश हो जाएगी, आंधी वांधी चलने का भी इम्कान है उससे पहले, और थंडरस्टॉर्म के साथ, गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी कल कराची में, जो कि आज रात के से शुरू हो सकती है और कल दिन है वक्फे से कल दिन में होती रहेगी। डायरेक्टर मेटसेंस सरदार सरफराज ने बारिश के बाद मौसम में तब्दीली का भी इशारा दिया। जब बारिश का सिलसिला होगा कल इंशाल्लाह, तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बतदरीज कम हो जाएगी और 19 तारीख के बाद मैं कह रहा हूँ कि फिर मौसम जो है वो कराची का जो नॉर्मल वेदर होता है, सी ब्रीज वाले क्लाउड जो होते हैं, हल्के बादल, तैरते हुए बादल, वो आते रहेंगे और उसके नतीजे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला आगे चंद दिन चलता रहेगा, रात में और खास कर सुबह में बिलखुसूस।
सरदार सरफराज कहते हैं ब्रिज स्पेल रन ऑफ कच्छ और बुहेरा अरब के ऊपर लोअर प्रेशर के साथ मौजूद है। मॉनसून हवाएं जनूब मशरकी सिंध में दाखिल हो चुकी हैं और गुज़िश्ता रात थरपारकर मिट्टी में अच्छी बारिश भी हुई है। और अभी आपको बताएं कि टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके पोलियो के गढ़ बन रहे हैं। सिंध और पंजाब के महफूज इलाके भी अब गैर महफूज हो रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल उमर, बताइए इस एडवाइजरी में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना की वजह से इंसदादे पोलियो सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई हैं, ऐसा कहना है टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की रिपोर्ट का, जिसने पाकिस्तान की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के केसेज और माहौलियाती नमूनों में जो मौजूदगी है पोलियो की वो बरकरार है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची और कोयटा के इलाकों में पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन बिलातासुल जारी है और सिंध और पंजाब के जो महफूज इलाके हैं वो भी अब पोलियो वायरस की मौजूदगी से महफूज नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके पाकिस्तान में पोलियो वायरस का गढ़ बन रहे हैं, जो कि अगले 5 माह में अगर पोलियो मुहिम शुरू ना की गई तो पाकिस्तान में पोलियो के सैकड़ों केसेज रिपोर्ट हो सकते हैं। रवा साल पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है उसको भी शदीद मुश्किलात का शिकार रहा है, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जबकि तजवीज़ की गई है कि पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम को यूनियन काउंसिल और जिला की सतह पर ट्रांसफॉर्मेशन की अशद जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान कोरोना जैसे इक़दाम पोलियो प्रोग्राम के लिए भी अपनाए। जी ठीक है दानियाल उमर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसीक कर दी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर और एक्सपो हॉल्स मजीद 30 दिन बंद रहेंगे। सिंध में खेलों की सरगर्मियां, रेस्टोरेंट की डाइनिंग भी नहीं खुलेंगी। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाबंदियां 15 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इस्लाहात की आड़ में अरबों रुपए के घपले, सूबे में मुफ्त किताबों की तकसीम में 1 अरब 3 करोड़ से जायद की करप्शन। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज अहमद, इस इंक्वायरी में मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखें, ये पीटीआई के साबिक दौर में तालीमी एजेंसी के तहत मुफ्त किताबों की तकसीम हुई थी, जिस पर नैब इंक्वायरी कर रही थी। अब नैब की जो दस्तावेजात हैं जिसमें इंक्वायरी उनकी मुकम्मल हो चुकी है, उसके मुताबिक 2012 और 16 के दौरान 1 अरब 3 करोड़ से जायद की जो किताब तकसीम हुई थी किताबें, उनमें घपलों का इंकशाफ हुआ है। और दस्तावेजात के मुताबिक टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के लिए मिकदार से कई गुना ज्यादा किताबें जो है वो उनकी पब्लिश किए थे। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त छापे का एक किताब जो है वो आम मार्केटों में दस्तियाब थी। तो ये एक इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और जिसमें ये भी इंकशाफ किया गया है कि ट्रकों से भरे जो किताब थे और जो पुलिस के बयानात हैं उसके मुतालिक वो भी इस दस्तावेजात में शामिल है, जिसके ये इंकशाफ किया गया है कि 1 अरब से ज्यादा जो है वो उसका। ठीक है, फयाज अहमद अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अब घर के सामने कुर्बानी नहीं होगी, गलियों में भी मवेशी ज़िबान नहीं हो सकेंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख ने खबरदार किया है कि घर या गली में कोई कुर्बानी ना करे। ईद उल अज़हा पर मवेशियों की कुर्बानी के लिए अलग जगह मुख्तस की जाएंगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला, कुर्बानी कहाँ होगी, कैसे होगी, सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख ने बता दिया। कुर्बानी जो हम गलियों में सड़कों पे देखते हैं वो इस मरतबा कोई नहीं कर सकेगा। हमने ये तरीक़ेकार रखा है कि हर यूसी में 4 से 5 ऐसी जगह आइडेंटिफाई होगी जहां इज्तिमाई कुर्बानी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। यूसी लेवल पे कोशिश करेंगे कि कसाईयों को भी रजिस्टर करें। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में रोशन शेख ने कहा, इस बार कराची में जगह जगह आलाइशें नजर नहीं आएंगी। जो इज्तिमाई कुर्बानी की जगह होंगी वहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी, जिनमें प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड होगा, जिसमें सारी आलाइशें ऑफल रेगुलरली वहाँ से उसकी लिफ्टिंग होगी, उसको उठाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है या डीएमसीज है, उनके लिए भी सहूलत हो जाएगी कि वो एक ही जगह से आलाइशें उठाएंगी। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन शेख कहते हैं, शहर में मवेशी मंडी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ईद पर आलाइशों और सफाई सुथराई का काम कैसे होगा? फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी माली बुहरान का शिकार है। फंड्स की मुंतज़िर इंतजामिया ने ईद उल अज़हा का सफाई प्लान अभी तक नहीं बनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान सिद्दीक, क्या कहना है इंतजामिया का, कब तक बन जाएगा ये प्लान?
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है, मगर शहर से गंदगी और कूड़ा करकट उठाने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शदीद माली बहरान की जकड़ में है। गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि कूड़ा करकट और सफाई करने वाली गाड़ियों के 500 टायर, 1000 बैटरियाँ, 1000 लाइट तब्दील होने का मुंतज़र है, जिन्हें हर साल ईद उल अज़हा से कबल तब्दील किया जाता है। लेकिन अब माली बहरान इस कदर शदीद हो चुका है कि तमाम की तमाम जो गाड़ियां हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो अब कबाड़ का ढेर बनते नज़र आ रहे हैं। जब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से फ़ंड्स जो हैं वो जारी नहीं हुए, जैसे ही फ़ंड्स आएंगे सारा प्लान बनाया जाएगा। ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी हैं, अभी तक कोई स्ट्रीट प्लान नहीं बना के आलाइशों को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, कैसे आलाइशें उठाई जाएंगी, शहर को किस तरह से साफ़ किया जाएगा। शहरी परेशान हैं कि ईद उल अज़हा पे हर तरफ आलाइशें होती हैं। पहले तो लोडर रिक्शे भी लगाए जाते थे, लेकिन अब माली बहरान है तो सफाई किस तरह से होगी। अगर सफाई आलाइशें शहर में बिखरी रहेंगी तो ताफुन फैलेगा, बदबू फैलेगी। कंपनी हुकाम ये कहते हैं कि फ़ंड्स जैसे ही आएंगे तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहर को साफ़ करने के लिए जितने वसाइल होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे। उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 6 फुट कद और भारी बरकम जिसामत मुल्तान के शहरी ने घर में ही सफेद टाइगर नामी बैल पाल लिया। इस हवाले से देखिए मोहसिन अली की ये रिपोर्ट। कद 6 फुट, वजन 30 मन, नाज नखरों के साथ पले इस बैल का नाम है सफेद टाइगर। मुल्तान के शहरी अली हसन को इससे मोहब्बत भी है, ये अपने मालिक का एहसास भी तो करता है। हमारे तो वैसे दोस्त हैं, हम तो कहते हैं इसको कुर्बान भी ना करें। बहुत दोस्ती से हम खेलते भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से। हम जैसे बुलाते हैं इशारों पे आता है। सफेद टाइगर इसका नाम है। सफेद टाइगर की खुराक भी शहाना है। इस गर्मी में ठंडे पानी से नहाना मामूल बन गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है। इसकी हाइट कम से कम 6 फुट है और ना इन्होंने बहुत मेहनत से पाला है। शहरी भी दूर दूर से सफेद टाइगर को देखने के लिए आते हैं और इसके साथ सेल्फियां भी बनाते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। इस्लामाबाद से मुख्वी शहरी की अदम बाजियाबी वफाकी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला को भी महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हुकाम को 20-20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, अदालत की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को भी जुर्माने का हुक्म सुनाया गया? जी ऐसा ही है। ये शहरी के लापता का केस था जिसमें आज समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। इस्लामाबाद पुलिस की नाक़िस तफ्तीश पर और आईजी इस्लामाबाद पुलिस, जबकि SHO थाना लोई बीर और SP इन्वेस्टिगेशन तीनों को 20-20 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला पर भी 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया है, जबकि पुलिस के तमाम मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत भी की गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। और साथ ही अहकामात भी जारी किए गए हैं कि जो शहरी अगवा हुआ था उसका आइंदा समाअत तक लाजमी उसको आपने अदालत के सामने पेश करना है, उसकी बाजियाबी को यकीनी बनाना है। तो हम इस ठीक है, मुख्वी शहरी को आइंदा समाअत तक लाजमी अदालत के सामने पेश करना है। सुहेल रशीद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। लेबर एक्ट में तरमीम के लिए वजारत दाखिला से ड्राफ्ट तलब कर लिया गया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि एक्ट के निफाज से इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चों को घर में मुलाजिम रखना जुर्म होगा। बात की हद तक हमने ये काबीना ऑलरेडी ये फैसला कर चुकी है। हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी डिले हुआ है, तो उसके लिए हमने इंटीरियर को कहा है कि वो जल्द से जल्द डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर को हैज़र्डस एम्प्लॉयमेंट में डालें। उसके नतीजे में इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चे को घर में घरेलू मुलाजमत के लिए रखने की पाबंदी हो जाएगी। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। मानसून ने शुरू होते ही लाहौर में रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से हर तरफ जलथलीक हो गया। मौसम का अहवाल बता रहे हैं दानियाल उमर। जी दानियाल, अपडेट कीजिए मौसम के हवाले से और शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, लाहौर का मौसम हो गया है बहुत ही खुशगवार। सावन की आज पहली तारीख है और बारिश होना शुरू हो गया है लाहौर में। और ये बारिश हल्की बारिश नहीं है, तेज बारिश हो रही है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो लाहौर के नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जिनके अंदर जिस तरह के गुलबर्ग है, जौहर टाउन है, इसी तरह मुल्तान रोड की साइड पे जो इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश हो रही है। और बाकी लाहौर में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का सिलसिला है ये वक्फे से आज कुछ देर के लिए जारी रहेगा, जिसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा बारिश का सिलसिला है वो लाहौर में होगा इतवार को, पीर को, जब लाहौरियों के लिए जो है वो एक बड़ी बारिश आने की उम्मीद जो है वो महकमा मौसमियात जाहिर कर रहा है। अभी जो सिचुएशन यहाँ पर ये है
हवा भी चल रही है, तेज हवा चल रही है, बारिश तेज हो रही है, बड़ा ही मौसम खुशगवार हो गया है और दिल कर रहा है कि बंदा बाहर निकल जाए और बारिश में जाकर नहाए भी, गर्मा गर्म कुछ खाए भी, चाय भी पिए, क्योंकि मौसम इसी बात का तकाजा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मौसम बहुत जबरदस्त है। आप भी इंजॉय कीजिए। दानियाल उमर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर तवानाई इस वक्त कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ना एनटीडीसी का ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इस वक्त गर्मियों में 23,000 हम लोग आराम से ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम्स को बेहतर कर रहे हैं। बिलखसूस हमारा ये जो कंजेस्टेड इलाके हैं उसी प्लान का हिस्सा है। तो इसके साथ आपका स्वाबी, दोबयान, हुसई और डगर बुनेर के इलाके जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब शेर अकबर खान साहब। आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम ने डर्बी शायर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज 3-3 घंटों पर मुश्तमिल 2 ट्रेनिंग सेशंस में खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। खिलाड़ी आज भी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों का दूसरा मरहला। डर्बी शायर में कौमी क्रिकेटर्स की 2 सेशंस में प्रैक्टिस। वकार यूनुस का फास्ट बॉलर वहाब रियाज पर फोकस। नसीम शाह ने भी नेट्स में जोर लगाया। सरफराज अहमद इंग्लिश कंडीशन से हम आहंग। बल्लेबाजों के साथ बॉलर्स की भी बैटिंग प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पहला 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच जुम्मे को शुरू होगा।